वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है उबर की। उबर ओएनडीसी के साथ पार्टनरशिप करके अब B2B लॉजिस्टिक्स में एंट्री ले चुका है और बेंगलुरु में अपनी सर्विस उबर डायरेक्ट लॉन्च की है। शुरुआत ग्रोसरी डिलीवरी से हो रही है और इस पार्टनरशिप से बिजनेसेस को उबर के 1.4 मिलियन ड्राइवर्स के नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा जो उनके ऑर्डर्स को कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकेंगे। वैसे आपको शायद ओएनडीसी के बारे में पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ओएनडीसी के बारे में आप जरूर जानना। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ब्लिंकिट, स्विगी, अमेजोन से लेकर के फ्लिपकार्ट सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब उबर डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो उबर डायरेक्ट एक प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है जिससे बिजनेसेस आसानी से अपने लॉजिस्टिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। कस्टमर्स के लिए उबर कुरियर अलग चीज है, ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी सिर्फ सेलर्स के वेबसाइट या फिर ऐप के ऑर्डर पर ही होती है। साथ ही साथ उबर ने बेंगलुरु में मेट्रो टिकटिंग भी ओएनडीसी पर स्टार्ट कर दी है और ये जो उनका टिकट का बिजनेस है वो पहले दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। अगली बिजनेस न्यूज है वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस ने अपने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि 2025 में वरुण बेवरेजेस 26% नीचे गिर गया। और 8 साल का रिकॉर्ड इसलिए मैंने बोला तोड़ दिया क्योंकि ये वो कंपनी है जो पिछले 8 साल से लगातार पॉजिटिव दे रही है। मतलब कि लगातार 8 साल से कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पैसे बना करके दिए हैं। कंपनी के प्राइजेस फॉल ही नहीं हुए थे, लेकिन 2025 के अंदर 26% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो तो कंपटीशन है, क्योंकि आपको पता है कैंपा कोला कितना ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर करने के लिए काफी कम प्राइजेस पे अपने बॉटल्स को बेच रहा था। लेकिन कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे मॉनसून का आ जाना और इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया और उस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमजोर रही कंपनी की। लेकिन फिर भी मार्च के अंदर शेयर्स में 24% की रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी पूरा का पूरा शेयर काफी ज्यादा प्रेशर में था और इस चीज को हैंडल करने के लिए कंपनी ने कार्लसबर्ग के साथ अफ्रीका में बियर मार्केट में एंट्री भी लिया, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट भी किया। उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट था वो इम्प्रूव नहीं हुआ। हालांकि एनालिस्ट अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म देखो तो ट्रेंड तो काफी वीक लग रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है ब्रुकफील्ड इंडिया रीट की। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए फंड्स रेस करने की तैयारी कर ली है और वो QIP के थ्रू फंड्स रेस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 3500 करोड़ रुपीस रेस कर लिए हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है और ये जो इशू है वो 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड रहा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फंड्स हैं जो कि QIP के थ्रू रेज किए गए हैं, उन फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा। सबसे पहले तो बेंगलुरु के इको वर्ल्ड ऑफिस कैंपस को ये लोग अक्वायर करेंगे। साथ ही साथ उनके ऊपर थोड़े से डेप्ट हैं, उन डेप्ट को रीपेमेंट करने के लिए भी इन फंड्स का यूज किया जाएगा और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए भी इन फंड्स का यूज किया जाएगा। और इस डील के बाद ब्रुकफील्ड का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो 32 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का हो गया है और एसेट वैल्यू 53,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गई है। इसका मतलब कि ये एक नया रिकॉर्ड है इंडियन रीट्स के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है जाइडस लाइफ साइंसेज की। जाइडस लाइफ साइंसेज ने कैंसर पेशेंट्स के लिए बोन हेल्थ को टारगेट करते हुए एक नया बायोसिमिलर लॉन्च किया है जिसका नाम है जायरिफा। अब बायोसिमिलर क्या होता है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बट शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। देखिए, बायोसिमिलर का मतलब होता है एक ऐसी दवा जो एग्जिस्टिंग यानी कि ओरिजिनल बायोलॉजिकल मेडिसिन का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी हो। बेसिकली ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से बनती है और उस ओरिजिनल मेडिसिन जैसे ही काम करती है, पर ये थोड़ी सी सस्ती होती है। तो ये ओरिजिनल मेडिसिन क्या है? ये है डेनोसुमैब, यानी कि डेनोसुमैब का बायोसिमिलर बनाया है जाइडस लाइफ साइंसेज ने, जो कैंसर पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस और बोन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेगा, खास तौर पर उन केसेस में जहां कैंसर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, किडनी या थायराइड से बोन्स तक फैल चुका है। कंपनी का कहना है कि अफोर्डेबल प्राइस पर ये मेडिसिन ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंचेगी और उनकी मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करेगी। पर हाँ, अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए और प्लीज एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स को ये चैनल जरूर शेयर करें। ये वीडियो पे हाइप भी जरूर दें ताकि हमें आपसे
सपोर्ट कर सको, हमारी रीच काफी दूर तक फैल जाए। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप आने वाले 6 सालों के अंदर इंडिया में 12 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और कल की न्यूज में मैंने ये बताया था कि अडानी ग्रुप किस तरीके से $75 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। वो वीडियो ऊपर आई कार्ड पे है, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 12 ट्रिलियन रुपीस है, इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस करेगा अडानी ग्रुप वो इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अडानी पोर्ट्स, तो वो अपने पोर्ट्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और 2030 तक 30 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी भी अडानी ग्रुप जनरेट कर सकता है। तो ओवरऑल ये है कि जो अडानी ग्रुप है वो इतनी तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है पिछले 10 सालों के अंदर। अगर आप देखो डेटा उठा करके तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इवन की वो कई जगह से लोन्स भी ले रहे हैं। और आपको पता है LIC ने भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी ग्रुप के अंदर। और इस बात का आप मेरा यकीन मानो कि जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के लड़ते हैं, राहुल गांधी और बीजेपी, या फिर आप राहुल गांधी या मोदी जी का फाइट ले लो, तो अगर ये जो गवर्नमेंट है चेंज होती है बीजेपी के बाद, अगर कांग्रेस आती है पावर में और अगर LIC पूरी तरीके से स्टेक सेल कर दे अडानी ग्रुप के अंदर, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि वाकई में जो राहुल गांधी बोलते हैं वो 36 का आंकड़ा अडानी जी और आप मोदी जी के खिलाफ समझ सकते हो। बट अगर LIC ने स्टेक नहीं बेचा अडानी ग्रुप का, तो फिर आप समझ लो कि जो अच्छा बिजनेसमैन है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करके रखता है। तो शायद उन्होंने राहुल गांधी के साथ भी रिलेशन मजबूत करके रखे हो। ये तो हमें वक्त ही बताएगा जब गवर्नमेंट बदलती है तो LIC का क्या टेक होता है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लोग कहते तो है LIC फेयरली इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट एक तबका ये भी है जो कहता है कि LIC फेवर कर रही है गौतम अडानी को। बट लोग कुछ भी कहें, मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस चीज में है कि आखिर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद स्टॉक के प्राइसेस में किस तरीके का बदलाव आता है। क्या अडानी ग्रुप के प्राइसेस नीचे गिरते हैं धड़ाम से, या फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, या ऊपर जाते हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है कि किस हिसाब से हम एक्सपेरिमेंटल थॉट्स की तरफ देखें कि क्या होता है, और एक तरीके का हमारे लिए केस स्टडी भी आप इसको समझ सकते हो। तो काफी मजा आने वाला है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो अडानी ग्रुप के शेयर्स का क्या होगा, क्या वो नीचे जाएंगे या फिर अपने ही पोजीशन पर स्टिल वैसे ही बने रहेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, और इंडिया के लिए भी काफी अहम न्यूज है ये, क्योंकि 25 साल के बाद जाकर के इंडिया को पहली बार एक रेयर ब्रेन कैंसर ग्रेड 2 IDH म्यूटेंट ग्लियोमा के लिए नई दवा मिली है। और बात कर रहा हूं मैं वोरेसिडनिब की, जिसको आप वोरिंगो के नाम से भी जानते हो। तो सेवियर इंडिया इसको लॉन्च करेगा और ये टारगेटेड थेरेपी US और यूरोप से काफी सस्ती मिलेगी। ये जो दवा है वो जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करके कैंसर की प्रोग्रेशन को काफी स्लो करता है, जिससे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि हर साल लगभग 4500 इंडियंस को ये कैंसर होता है, और अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो ड्रग है काफी इम्प्रेसिव है। तो आई होप इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी अच्छा होगा। और मैंने थोड़े से प्राइजेस के बारे में भी रिसर्च करने की कोशिश करी, बट मुझे इसका आइडिया नहीं मिल पाया कि सेवियर इंडिया किस प्राइस पॉइंट पे इस ड्रग को इंडिया में लॉन्च करेगी। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड, और ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंप्रेसिव और मोटिवेटिंग भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 लाख से ज्यादा बिजनेसेस को स्टार्टअप की तरह अप्रूवल दे दिया है। मतलब कि एज अ स्टार्टअप उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिससे देश भर के अंदर 21 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इन स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स जैसे इंसेंटिव्स का भी फायदा मिला है, क्योंकि अगर ये स्टार्टअप बन गए तो इनको PLI स्कीम का भी फायदा मिलेगा। और मैं बता दूं PLI स्कीम से 1.88 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया है। और वहीं पे अगर आप ONDC का भी डेटा देखो तो ONDC पर 326 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके हैं। और अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान दो तो इसमें क्या जबरदस्त काम किया है गवर्नमेंट ने। मतलब तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के लिए 47,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस भी थे जिसको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रिमूव कर दिया है। और अगर आप FDI की बात करो तो FDI में भी हमें जबरदस्त
जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि 143% की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब एफडीआई क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, तब आप इसकी ग्रेविटी समझ पाओगे कि ये कितना अच्छा नंबर है। देखिए, जो एफडीआई होता है उसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब किसी दूसरे देश की कंपनी या इन्वेस्टर इंडिया के किसी बिजनेस, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट में डायरेक्टली पैसे लगाता है या फिर शेयर खरीदता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। और अगर किसी देश के अंदर एफडीआई बढ़ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको सारी न्यूज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें ट्विटर पे फॉलो कर ले, हम वहां पे भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।